एतवार का दिन था। फ़ाइज़ा कुछ देर पहले जागी थी और अभी नाश्ते से फ़ारिग ही हुई थी। उसे मुलाज़िमा ने तानिया की आमद के बारे में बताया। वो फ़ौरन ही ड्राइंग रूम में चली आई। मुझे शयान के घर ले चलो। सलाम दुआ के बाद जो पहली बात तानिया ने कही वो यही थी। वो गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, तुम बैठो, चाय आती होगी, फिर बात करते हैं। उससे फ़ाइज़ा का बाजू गिरफ्त में लेकर कहा, फ़ाइज़ा, मुझे शयान से मिलना है, अभी और इसी वक्त। फ़ाइज़ा ने गहरा सांस खींचते हुए उसे अपने साथ बिठा लिया। उसे टेंस होते देखकर तानिया ने पूछा, क्या बात है? शयान कराची में नहीं है। तौक़ुफ़ के बाद वो फिर बोली, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और 3 दिन पहले वो अपना चार्ज संभालने सक्खर जा चुका है। तान्या के लिए ये इत्तला इस कदर गैर मुतवक्का थी कि वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ही ना सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद उससे बेचैनी से कहा, वो मुझसे मिले बगैर चला गया। फिर उसे शाकी नज़रों से फ़ाइज़ा को देखा, और तुमने भी मुझे अनजान रखा। मुझे ऐसा करना पड़ा। वो जल्दी से सफाई देते हुए बोली, जवाद की इंगेजमेंट के दूसरे ही दिन उसकी पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए थे, मगर शयान ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हें ना बताऊं। फिर जब मैंने उससे कहा कि तुम उससे बात करना चाहती हो, तो उससे कहा कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, मगर मुझे वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। फ़ाइज़ा चुप हुई तो तानिया ने कहा, बात नहीं कर सकता, मगर क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि वो मुझसे बात भी ना कर सके। तुमने उससे पूछा नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है? तानिया अब भी हैरान थी। फ़ाइज़ा से उसकी तरफ देखा नहीं गया। सर झुकाकर बोली, पूछा था, लेकिन उससे कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने सोचा शायद तुम दोनों में अनबन हो गई होगी। हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ। तानिया ने फ़ौरन तरदीद की। इम्पॉसिबल। फ़ाइज़ा ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ तो बात हुई होगी, बिना किसी बात के वो ताल्लुक़ क्यों ख़त्म करेगा? उससे तुमसे कुछ तो कहा होगा। यकीन करो फ़ाइज़ा, कोई बात हुई ही नहीं। वो परेशान सी होकर चुप हो गई। फिर जैसे याद आने पर बोली, लेकिन इंगेजमेंट वाले दिन वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। क्या? फ़ाइज़ा को तजस्सुस हुआ। पता नहीं। तानिया ने जानबूझकर ये बात छुपा ली कि उसके ख्याल में शयान उस दिन उसे प्रपोज़ करने वाला था। वो कहने ही वाला था कि तुम और अंकल वहाँ आ गए। फिर वो कोई बात किए बगैर अचानक ही चला गया। वो रुकी, फिर तल सी हंसी के साथ बोली, वो तो हमेशा ही कुछ कहे बगैर चला जाता है। मुलाज़िमा उसी वक्त चाय की ट्रॉली के साथ अंदर आई तो दोनों चुप कर गई। मुलाज़िमा के जाने के बाद फ़ाइज़ा ने चाय का कप उठाकर तानिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहना शुरू किया, पर तानिया, तुम शयान की तरफ से पहल का इंतज़ार क्यों करती रहीं? क्यों मुझसे ना कह दिया? दोनों हाथों से कप पकड़े वो बेबसी से बोली, कैसे कह देती, जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तो तुम तो उससे मोहब्बत करती हो ना, क्या ये काफ़ी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पर रखा। वो खड़ी हो गई। मैं अब चलूँगी। फ़ाइज़ा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ठहरी ही नहीं। फ़ाइज़ा उसे बाहर तक छोड़ने आई। तानिया कार का दरवाज़ा खोलने के लिए की होल में चाबी डाल रही थी जब उससे फ़ाइज़ा को कहते सुना, एक बात मानोगी तानिया, अगर वो नहीं कहता तो तुम कह दो, और अगर नहीं कह सकती तो इस इंतज़ार को ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ। कब तक इस पुलिस रात पर खड़ी रहोगी, तकलीफ़ में रहोगी? या तो हट जाओ या गुजर जाओ, ठहरना मत। ठहरने वाले का पोर पोर ज़ख्म बन जाता है। वो चुपके से कार में बैठी और चली गई। तुम्हारे अंदेशे चाहे कितने ही दुरुस्त होते शयान, मगर आगाही के बाद जुदाई बख्शने का तुम्हें कोई हक नहीं था। फ़ाइज़ा ने तासुब से सोचा। एक हाथ में फाइल्स और दूसरे में दुपट्टा पकड़े उसकी आमद काफ़ी अफरा तफरी में हुई थी। नूरुल हुदा ने अखबार नीचे करके उसे देखा था। मैं सोच रहा हूँ देर से ऑफिस आने वालों की तनख्वाह काटना शुरू कर दूँ। मरियम उनकी तरफ देखकर हंसी। ऐसा मत करना नूरुल हुदा, वरना तनख्वाह के नाम पर तानिया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वेरी फनी। फाइल्स और दुपट्टा साथ वाली चेयर पर रखकर हाथ में पकड़ा क्लिप लापरवाही से सिल्की ब्राउन बालों में अटकाते हुए वो बुरा मानकर बोली, वैसे पापा, एक बात मैं आपको बता दूँ, जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह काटी अगले दिन मैं रिज़ाइन कर दूँगी। धमकी दे रही हो? वो आंखें निकाल कर बोले, आप भी तो दे रहे हैं। आराम से कहकर उसे स्लाइस उठा लिया। अच्छा, आराम से खाओ। उसे जल्दी जल्दी स्लाइस मुंह में ठोस से देखकर मरियम ने टोका। नूरुल हुदा ने अखबार लपेटकर साइड में रख दिया। उन्हें अखबार रखते देखकर मरियम ने चाय का कप सामने रखते हुए ग्लास में जूस निकाल कर उन्हें थमाया। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ना उनका मामूल था। फिर अखबार से फारिग होकर जूस पीते और ऑफिस के लिए निकल जाते। जितनी देर में उन्होंने जूस पिया, तानिया नाश्ता निपटा चुकी थी। उसे नैपकिन से हाथ साफ करके दुपट्टा गले में डाला। पापा चलें? तुम बाद में चली जाना। उनसे पहले मरियम बोल पड़ी।
फिर उस पर से निगाह उठाकर उन्होंने नूरुल हुदा को देखा। मैं तानिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। अच्छा सुनो। उन्हें उठता देखकर वो मज़ीद बोली, ऑफिस जाने से पहले पापा जान से मिलते जाना। रात उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उनका मूड एकदम से बदल गया और रुखाई से बोले, मैं बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर नहीं। वो चले गए तो तानिया मरियम की तरफ मुड़ी। समझ नहीं आता मामा, आखिर पापा दादा जान के साथ इतना रूडली बिहेव क्यों करते हैं? क्या आप जानती हैं उनके दरमियान क्या टेंशन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? उन्होंने फ़ौरन लाइल्मी का इज़हार किया। मैंने तो इन दोनों को हमेशा ऐसे ही देखा है। अब तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन शादी के 22 सालों में मैं भी परेशान हो जाया करती थी। एक दो दफ़ा नूरुल हुदा से पूछा भी तो कहने लगे तुम्हारा वहम है। वो शायद बताना नहीं चाहते। इस ख्याल से मैंने कभी ज़्यादा कुरीदा नहीं और अब तो मुझे भी ये अपना वहम ही लगता है। तुम खुद गौर करो, नूरुल हुदा का उनके साथ रवैया अपनी जगह, मगर वो कभी भी बाबा जान की तरफ से गाफिल नहीं। और मुझसे भी हमेशा यही कहा है कि बाबा जान मेरे बच्चों के दादा हैं और उनकी इस हैसियत में कभी फ़र्क नहीं आना चाहिए। यूं भी दोनों के बीच नाराज़गी की कोई वजह भी तो नज़र नहीं आती। फिर उसका गाल थपथपाते हुए कहा, इन बातों को इतना सीरियस से मत लिया करो। आप मुझसे कुछ बात करने वाली थी? वो सर झटक कर बोली, हाँ आओ, तुम्हारे रूम में चलकर बात करते हैं। तानिया अपनी फाइल्स उठाकर उनके साथ उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से ब्रीफकेस उठाकर दो दो सीढ़ियाँ उतरते हुए वो लॉन्च में आए तो बजाय आगे बढ़ने के रुक गए। बाबा जान की खराब तबीयत का सुनकर वो परेशान हो गए थे और तफक्कुर उनके चेहरे से भी नजर आ रहा था। कुछ पल ठहर कर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उनके कमरे के दरवाजे पर जाकर रुके और दस्तक के लिए हाथ उठाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उठते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर भींच लिया। अचानक ही उनके चेहरे से बेहिसी झलकने लगी। फिर वो मुड़े और तेज़ कदमों से चलकर बाहर निकल गए। तानिया दोनों पैर उठाए बेड पे बैठी थी और मरियम उससे कुछ फासले पर गहरी सोच में डूबी थी। तानिया ने खुद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा तो चुप करके उन्हें देखने लगी। वो हमेशा की तरह ही सिल्क की साड़ी पहने हुई थी। तानिया ने कभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे बालों के साथ नहीं देखा। इस वक्त भी उनके लहरदार बालों की स्टेप कटिंग कमर के हम से कुछ ऊपर ही ख़त्म हो रही थी, जो कभी सचमुच ही गहरे काले रंग के हुआ करते थे, मगर अब 48 वर्ष की उम्र में उन्हें पाबंदी से टाई करवाना पड़ता था। अलबत्ता उनकी फिगर पर उम्र का कुछ खास फर्क नहीं पड़ सका। सोचते सोचते अब उसकी जहनी रूह नूरुल खुदा की तरफ मुड़ चुकी थी। उससे अपनी उम्र की कई लड़कियों को उनकी पर्सनैलिटी को सराहते सुना था। कनपटियों से उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिन्हें उन्होंने कभी कलर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उनके उठने बैठने, चलने फिरने और बोलने में भी खुद इत्मीदी झलकती थी। वो मुतासिर किन शख्सियत के मालिक थे। इन दोनों लोगों को साथ देखकर तानिया के जहन में एक ही बात आती, मेड फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर उसके होंठों में मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे फ़ौरन ही दबाते हुए उससे मरियम से कहा, मामा मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। हाँ मुझे याद है। वो बोलकर फिर रुकी, कुछ सोचा, फिर आखिर उसे मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें आंसर कैसा लगता है? उससे मोहतात अंदाज में जवाब दिया, जैसा है वैसा ही लगता है। उससे मोहतात अंदाज में जवाब दिया, यही तो पूछ रही हूँ कैसा है। वो जोर देकर बोली, मुझे क्या मालूम। उससे पहलू तही की, मालूम क्यों नहीं है, आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही ख़त्म हो गई, जब वो पढ़ने के लिए अब्रोड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का वेंचर है, और अगर वो मेरे लिए कुछ है भी तो बस तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो उसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भरकर कह ही दिया, अंसर ने तुम्हें प्रपोज किया है? खुद? वो हैरान हुई। मुझसे तो रोज़ा नहीं बात की है, मगर जाहिर है बेटी की मर्ज़ी से ही की होगी। वो खामोश बैठी रही। वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाज़त मांग रही हैं। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है, मगर जाहिर है आखिरी फैसला तुमको ही करना है, सोच समझ कर जवाब देना। मामा लेकिन, उससे कुछ बोलना चाहा पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो इस बार कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी। मामा प्लीज़ इस जिक्र को अभी रहने दें। उससे कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है ये सवाल उससे जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था,
24 साल, वो बोली। और जब मैं 24 साल की थी तो तुम मेरी गोद में थी। वो रुककर उसकी फुकौती शक्ल को देखकर बोली, मैंने पहले भी तुमसे कहा है और अब भी कह रही हूँ, अगर तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है तो खुलकर कह दो। मुझे या किसी भी दूसरे शख्स को कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी आंखों में एकदम ही शयान का चेहरा उभर आया तो उससे सख्ती से पलकें बंद की, फिर खोलकर उन्हें देखा। और अगर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है तो बेटा, मैं कहूँगी कि तुम्हारे लिए अंसर से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने तौक़ुफ़ किया, फिर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। तानिया, ये वक्त जो इस पल तुम्हारे हाथ में है बहुत खूबसूरत है, इसे ना गवाओ। मैं जाऊँ? कुछ देर बाद उससे हल्के से पूछा। हाँ जाओ, उन्होंने इजाज़त देते हुए कहा। उनके पास से उठकर वो दादा जान के पास आ गई। तुम गई नहीं? वो हिलाफे मामूल इस वक्त उसे घर में देखकर हैरान हुए। बस जा रही हूँ, फिर बेड पर उनके बराबर टिकते हुए बोली, जहाँ वो नींदराज से। अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देखकर ठीक हो गई है, वो कस्सन मुस्कुराई। असफ़ा रोकी कुछ हिचके, फिर पूछा, नूरुल हुदा अभी घर पर है? नहीं, वो ऑफिस जा चुके हैं, आहिस्ता से कहकर उससे उनका हाथ चूम लिया। आई लव यू दादा जान। वो जानती थी कि ये अल्फाज उनकी तकलीफ़ का नेमो बदल नहीं हो सकते, फिर भी वो मुस्कुराए तो उसे हौसला हुआ। फिर उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर वो बाहर पोर्च में आ गई। अपनी कार रिवर्स कर रही थी कि डॉक्टर सिराज बैकव्यू मिरर में गेट से अंदर आते दिखाई दिए। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही खिड़की से सर निकाल कर बोली, डॉक्टर साहब आप इस वक्त? वैसे ठीक वक्त पर आए हैं, आज दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो खिड़की के पास आकर झुकते हुए बोले, हर मंगल को मुझे कर्नल साहब के चेकअप के लिए आना ही होता है और आज भी मैं शाम को ही आने वाला था, पर फारूकी साहब का फ़ोन आया कि कर्नल साहब की तबीयत नासाज है तो मैं सुबह आ गया। आपको पापा ने फ़ोन किया? वो खुशगवार हैरत से बोली। हाँ। अच्छा, वो हंसी। ये बात दादा जान को ज़रूर बताइएगा। बता दूंगा, वो नासमझी से बोले। और तानिया उन्हें हैरान छोड़कर अपनी कार निकाल ले गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में कितनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। यूं ही कैलेंडर को देखते हुए तानिया को एहसास हुआ कि शायान को सखर गए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और इस तमाम अरसे में शायान की सूरत देखना तो दूर, उसे शायान की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। हालांकि उसका दिल बहुत चाहा कम अज़ कम एक बार तो उसे फ़ोन कर ले, मगर उसे सख्ती से खुद को रोक लिया। वो इतनी अर्जान भी नहीं थी। इंटरकॉम की बीप पर उसका ध्यान बटा था। हेलो, इंटरकॉम को बटन प्रेस करते हुए उससे कहा, मैडम मिस फ़ायज़ा आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ अंदर भेजो और चाय भी। फ़ायज़ा के नाम पर वो सीधी होकर बैठ गई। तानिया हैरान होकर फ़ायज़ा के यूं ऑफिस आने की वजह सोचने लगी। चंद लम्हों बाद फ़ायज़ा एकदम से उसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और आते ही बोली, शयान के फादर को हार्ट अटैक हुआ है। तानिया कितनी ही देर कुछ बोल न सकी, फिर कोशिश करके उससे खुद को हिलने पर आमादा किया। वो ठीक हैं? समझो जान बची है। फ़ायज़ा खुद भी परेशान नजर आ रही थी। ये भी बड़ी बात है। तानिया ने उसे दिलासा देने को कहा, फिर पूछा, अब उनकी कंडीशन कैसी है? अभी तो सुबह उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, परसों रात से तो आईसीयू में थे। तानिया को ख्याल आया कि वो जब से आई है खड़ी है। अच्छा बैठ तो जाओ। नहीं, वो उसी तरह खड़ी रही। मैं अस्पताल जा रही हूँ, रास्ते में तुम्हारा ऑफिस आया तो सोचा तुम्हें इत्तला कर दूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तानिया ने जल्दी से कहा। फिर इंटरकॉम पर तारिक साहब को बैठने का कहकर अपने सामने खुली फाइल समेटने लगी। यस मैडम। ज़रा देर में एक उधेड़ उमर साहब ऑफिस में थे। तारिक साहब, ये फाइल मैंने देख ली है, जैसे ही पापा फैक्ट्री से आए साइन करवा लीजिएगा। और ये कोटेशन सुप्रीम कोर्ट कॉरपोरेशन को आज ही फिक्स हो जानी चाहिए। और अगर पापा मेरा पूछे तो कह दीजिएगा ज़रूरी काम से गई हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगी। जल्दी जल्दी बोलते हुए उससे 2 फाइलें उनको पकड़ाई, फिर बैग का स्ट्रैप कंधे पर डालकर मोबाइल और चाबियाँ उठाती फ़ायज़ा को अपने पीछे आने का इशारा करती ऑफिस से निकल गई। फ़ायज़ा के बैठते ही उससे गाड़ी आगे बढ़ा दी। कौन से अस्पताल में है? आगा खान। सड़क पर आते ही तानिया ने पूछा था और फ़ायज़ा के जवाब पर वो खामोशी से ड्राइव करने लगी। फिर कुछ याद आने पर पूछा, शयान को पता है? अंकल को हार्ट अटैक हफ्ते की रात को हुआ था और शयान हर वीकेंड पर कराची आता ही है। अंकल को अस्पताल भी वही लेकर गया था। तानिया ने हैरत से उसे देखा। शयान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ, फ़ायज़ा ने उसके लहजे पर ध्यान दिए बगैर कहा। बहुत परेशान है बेचारा, मुझे तो डर है कहीं खुद बीमार ना पड़ जाए। अंकल से मोहब्बत भी तो बहुत करता है। परसों रात से हॉस्पिटल में है, एक पल के लिए नहीं सोया, ना खाने पीने का ही कुछ होश है।
वो शयान का अहवाल क्या सुनती। अभी तक उसकी हैरत ही ख़त्म नहीं हुई थी। फायजा ज़रा देर को खामोश हुई तो उससे फिर पूछा, फायजा, क्या वाकई शयान हर वीकेंड पर कराची आता है? हाँ बाबा, हर वीकेंड पर। वो तान्या की बार बार की तकरार से उलझ गई। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो और बात है, वरना वो अपनी रूटीन नहीं बदलता। कमाल है। वो विंडो स्क्रीन के बाहर देखकर बोली। फायजा के एकदम ख्याल आया। वो तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ के बोली, क्या वो तुमसे नहीं मिलता? तानी ने तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिला दिया। फ़ोन तो करता होगा। इस बार तानिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फायजा चुप सी हो गई। वाह शयान साहब, पास थे तो जलाते थे, दूर गए तो राख कर डाला। इस पर क्या शान बेनियाजी है कि मुड़कर खबर तक न ली। मगर क्या मेरे रत जगे इतने ही बेअसर थे कि तुम्हारी नींद न उड़ा सके? उसकी आंखों में चुभन भरने लगी तो उसे डैशबोर्ड पर रख के सनग्लासेस उठाकर आंखों पर चढ़ा लिए। चोट तो लग चुकी, अब सहम दिखाने का क्या फ़ायदा। गाड़ी अस्पताल के सामने रुक गई। फायजा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और उतरने लगी तो ध्यान आया वो अभी तक अपनी सीट पर है और उससे इंजन भी बंद नहीं किया। तो पलट कर पूछा, तुम अंदर नहीं आओगी? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो बदसतूर सामने देखते हुए बोली और फायजा के उतरते ही वो सन्नाटे से गाड़ी भगा ले गई। काफ़ी देर तक बेमकसद शहर की सड़कों पर गाड़ी भगाने के बाद भी खून के उबाल में कमी नहीं आई तो थक कर उससे घर के रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र मुलाजमा पर पड़ी तो उसे पुकार कर कहा, हतीजा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर वो रुकी नहीं और सीधी अपने रूम में आ गई। जज्बाती टूट फूट के बाद अब उसके एहसास शिकस्ता हो गए थे। उस पर हिजान तारी था। दरवाज़ा लॉक करके उसे हाथ में पकड़ी हर चीज़ बेड पर फेंकी और खुद कारपेट पर घुटनों के बल गिर पड़ी। होले होले लजते हुए खुद कलामी कर रही थी। मेरा इतबार तोड़ने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी शयान। अगर कोई वजह होती तो तुम मुझसे लड़ते, मुझे इल्ज़ाम देते, मगर तुम तो कुछ कहे बिना ही पलट गए। लफ्ज़ों का आज़ार दे जाते। मैं कब तक तुम्हारी खामोशी सुनूं? कुछ तो बोला होता शायान। मैं समझा लेती खुद को कि तुमने धोखा दिया है, मगर अब क्या करूं? खुद को कैसे समझाऊं? अब उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। दर्द से फटते हुए अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े उसका गला रूंध गया था। कसूर तुम्हारा नहीं, गलती मेरी है। मैंने क्यों तुम पर इतबार किया? मैंने क्यों तुमसे मोहब्बत की? क्यों मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? जब साथ ही नहीं देना था तो तुम क्यों मेरे पास आए? अगर जाना ही था तो मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में आने का तुम्हें क्या हक था? पास आकर दूर जाने का, झलक दिखाकर छुप जाने का खेल बहुत बार खेला होगा। वो अब चिल्ला रही थी। बहुत सू को तड़पाया होगा, बहुत होंगी जो तुम्हारे लिए रोती होंगी, मगर मैं तानिया फ़ारूकी हूँ, उन बहुत सी लड़कियों से बहुत अलग। मुझे तड़पता देखने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी शायान। ना मैं तड़पूंगी, ना रोऊंगी। तुम वो नहीं जिसके लिए मैं खुद को बर्बाद कर लूँ। वो कह रही थी कि वो नहीं रोएगी, मगर दोनों बाजू सख्ती से अपने गिर लपेट कर पेशानी घुटनों से टिकाकर गुठरी बनी वो फूट फूट कर रो रही थी। सूरज ढल चुका था और कमरे में अंधेरा भरने लगा था, लेकिन तान्या ने लाइट चलाई, ना ही पर्दे समेटे। वो बेहिस्सो हरकत ऊंधे मुंह कारपेट पे सिमट कर लेटी थी। अब वो रो नहीं रही थी, उसका चेहरा सता हुआ था, बाल बेतरतीब हो रहे थे। बिखरे बिखरे हुलिये के साथ उसके सर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। कई घंटों तक रोने की वजह से वो थक चुकी थी और अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि उठकर बेड के दराज से पेन किलर ही निकाल कर ले ले। फिर कुछ दिक्कत से ही सही, मगर उसने खुद को हिलने पर उमादा कर ही लिया। वो खिसक कर टेबल की तरफ गई। टेबल के सहारे से बैठने के बाद उससे जग से पानी ग्लास में डाला और ग्लास पकड़कर उठाते हुए बेड पर आकर बैठ गई। फिर दराज खोलकर पेन किलर निकाली और 2 गोलियां पानी के साथ लेकर ग्लास साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट गई। उसका दिल चाह रहा था कि सो जाए, मगर आंखों में दर्द इतना ज़्यादा था कि बंद करना भी मुश्किल था। वो चित लेटी नींद आ जाने का इंतज़ार करती रही। अगली सुबह शावर लेकर ड्रेसिंग रूम में आई तो आईने में अपनी ही सूरत देखकर हैरान रह गई। आंखों के घेत हल्के सूजे हुए थे। नहाने से चेहरे की बिसर मुर्दगी तो कम हो गई थी, मगर सर्दी झलक रही थी। इस हालत में सबका सामना करना मुश्किल लग रहा था, मगर इसके सिवा चारा भी क्या था। गीले बालों को ड्रायर से खुश करके वो ड्राइंग रूम में आ ही गई। उमेर उज़ैर तो कॉलेज जा चुके थे और दादा जान भी नाश्ता उन्हीं के साथ करके इस वक्त स्टडी में चले जाते थे,
मरियम अलबत्ता नूरुल हुदा के साथ ही नाश्ता करती थी और जब से तानिया ने ऑफिस जाना शुरू किया था वो भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद होती। नूरुल हुदा उस पर नज़र पड़ते ही चौंक गए। उन्होंने मरियम की तरफ देखा। उनके तासुरात भी नूरुल हुदा से मुख्तलिफ ना थे। बहादुर, मेरे लिए चाय ले आओ। स्लाइस पर बटर लगाते हुए वो खुद को नॉर्मल पोज करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोली थी। तुम्हें क्या हुआ है? मरियम उसके पोज करने से ज़रा भी मुतमिन नहीं हुई थी। तानिया को भी अंदाज़ा था ये कुछ भी नहीं से काम नहीं चलेगा। उससे चाय का कप उठाया जिसे अभी अभी वो हाथों छोड़ कर गया था और सिप लेकर बोली, अब तो ठीक हूँ मगर तबीयत खराब हो गई थी इसलिए ऑफिस से जल्दी उठना पड़ा। फिर जो टैबलेट लेकर सोई हूँ तो 1 घंटा पहले ही आँख खुली है। उसे गैर महसूस अंदाज में कल सारा दिन कब्र-नशीन रहने की भी वजाहत कर दी। मुझे अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी मामा, वो उनकी ताकीद के जवाब में बोली। मरियम तो कदर मुतमिन होकर नाश्ता करने लगी मगर नूरुल हुदा मुस्तकिल उसे देख रहे थे। हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था मगर उनका इस तरह देखना तानिया को परेशान कर रहा था। फिर भी वो आराम से नाश्ता करती रही। आखिर उन्होंने तानिया पर से निगाह हटा ली। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही रहकर आराम करो। मैं भी यही सोच रही हूँ, उससे कप में झांकते हुए कहा। नूरुल हुदा अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ किया। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मगर इस वक्त तकलीफ़ और भी ज़्यादा होगी जब तुम अपनी तकलीफ़ मुझसे छुपाओगी। तानिया को उनके चेहरे पर वही खोया हुआ सा तासुर नजर आया जो अक्सर तानिया को देखते हुए उभर आता था। वो झुके और उसके माथे को चूम लिया। उनकी चौड़ी पूंछ को देखते हुए तानिया हैरान हो रही थी। ना उससे कुछ कहा ना पापा ने कुछ पूछा। उन्हें फिर शक कैसे हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई और जब यकीन हो गया कि नूरुल हुदा चले गए हैं तो लॉन्च में आकर वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन करके बैठ गई। मरीम कहीं जाने की तैयारी में लॉन्च से होकर गुजरी। तानिया ने दूर से ही उन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर सोचती नज़रों से क्लास की दूसरी तरफ तानिया को देखकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लॉन्च में आ गई। कुछ खास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं। फ़ौरन सीधे होकर उससे टीवी की आवाज़ कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी। वो सोफे पर उसके साथ बैठती बोली। कहीं? हमतन गोश हुई। बात तो कोई नई नहीं है पर अरूसा का इसरार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैंने बहुत वाज़ेह अंदाज में उससे कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो मगर वो कहती है शादी ना सही मंगनी तो की जा सकती है और सच पूछो तो मुझे भी उसकी बात पसंद आई है। फ़िलहाल मंगनी कर देते हैं फिर जब तुम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाओ तो शादी कर देंगे और क्या पता एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बंधकर शादी का पैसा तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। फिर उसे चुप देखकर बोली। चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ मामा? वो हंसी। पुलिस रात पर ठहरूं या हट जाऊं कुछ हासिल नहीं होगा पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊं तो सब गंवा दूंगी मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली ही नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही लेकिन ज़िंदगी कुछ तो अदा करेगी पर नफ़ा किस में है और नुकसान कहाँ? हिसाब करूंगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो? वो हाँक भी न समझी। तानिया उन्हें देखकर मुस्कुराई। आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूँ? हाँ, मैं सोच कर जवाब दूंगी। पत्थर में चोट तो लगी। उसकी बात पर मरियम नहाल हो गई। बस अब चाहे तुम कुछ भी जवाब दो मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया उन्हें खुश देखकर शर्मिंदा हो गई। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए उनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी ही देर तक वो उसे खुद से लिपटाकर प्यार करती रही। उससे कह तो दिया कि सोचेगी फिर सोचने की कोशिश में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी और अपने बराबर बैठे उमेर को देखकर उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो उस यूनिफॉर्म बदल चुका था जिसका मतलब था उसे कॉलेज से आए काफ़ी देर हो चुकी थी। तानिया को यकीन नहीं हुआ कि वो पिछले 3-4 घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की है या फिर पापा की? आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाज़ दे रहा हूँ मगर आप हैं कि कुछ सुनती ही नहीं। वो मैं कुछ सोच रही थी। उठते हुए बोली। उज़ैर कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहा है और दादा जान भी वहीं हैं। चलो फिर। वो डाइनिंग रूम में आ गई। उसे भूख नहीं थी पर सबका साथ देने को उसने थोड़े से चावल प्लेट में निकाल लिए। आप भी सुबह बता दिया होता आप छुट्टी करने वाली हैं,
मैं भी कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो सुबह नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। वो ज़ैर के तासुब से बोलने पर बोली तो उमर हंसा। यूं भी इसके साथ पूरा दिन बिताना आसान नहीं, वो तो मेरी ही हिम्मत है जो इसे झेल लेता हूँ। दादा चांद, तानिया और उमर हंसने लगे तो वो मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में बोला, तुम दोनों क्यों हर वक्त इसे छेड़ते रहते हो? उसकी दारदर्शी में दादा चांद जरा रोब से बोले तो उमर झट से बोला, हमें छेड़ने की क्या ज़रूरत है, ये पैदाइशी छिड़ा हुआ है। और फिर तानिया के साथ मिलकर हंसने लगा। बात सही थी, इससे अज़हर फारूकी मुस्कुराए तो उज़ैर बेचारा और रूहान सा हो गया। रोते नहीं बेटा, तुम इन नामाकूलों को छोड़ो और खाना खाओ। उन्होंने उसे पुचकारते हुए नवाला उसके मुंह में रखा तो वो सचमुच बहल कर खाने लगा। देखा, तुम तीनों में एक उज़ैर ही है जो सीधा और मासूम है, और तुम दोनों हर वक्त इसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते हो। उज़ैर ने यूं गर्दन अकड़ा कर देखा जैसे अज़हर फारूकी ने उसे कोई एहसास बख्शा हो, और उसकी इस हरकत पे वो दोनों और भी हंसने लगे। वो भी एक सुहानी शाम का मंजर था। गर्म घास पर भरी हुई ट्रे थामे वो सेज सेज कदम उठाती लॉन में रखी चेयर्स की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, जिन पर बरजुमान अज़हर फारूकी और नूरुल हुदा दुनिया और माफिया से बेखबर ना जाने किन बातों में उलझे थे। उन दोनों ने ही उसकी आमद को महसूस नहीं किया था, बल्कि नूरुल हुदा तो उस वक्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए उसका कांसी दुपट्टा शाहने से सिरक कर घुटने पर रखे उनके हाथ पर आ पड़ा। उसे एक हाथ से दुपट्टा कंधे पर डालते हुए दूसरे हाथ में बड़ा सा कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर उनने हाथ में पकड़ा अखबार एकदम ही अपने सामने फैला लिया। वो सुनसी हो गई। ये हो ही नहीं सकता था कि असर फारूकी ने अब उसे अपनी तरफ कप बढ़ाते न देखा हो। नूरुल हुदा को भी उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी। वो खुद को बोलने से रोक ना पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? असर फारूकी ने ज़रा सा अखबार का कोना नीचे करते हुए सरसरी सी अंदाज में कहा, टेबल पर रख दो ना बेटा। और फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कप उनके सामने रखा और उसी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नज़रअंदाज किए जाने पर उसकी कैफियत इतनी ही शदीद हो जाया करती थी। नूरुल हुदा उसकी इस कदर हसासियत पर अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते। उसे इस ट्रांस से बाहर निकालने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर उसके सामने किया और अपनी आदत के मुताबिक बशाशत से बोले, क्या शाम की चाय पीना भी छोड़ दिया है? उसे चौंकते हुए उनकी तरफ देखा और सादगी से मुस्कुराते हुए उनके हाथ से कप लेकर खून खून पीने लगी। घर में बेकार बैठकर क्या करोगी? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? उन्हें लगता था उसकी हद से बढ़ती हुई हसासियत की वजह तन्हाई है। हालांकि घर में बाबा जान और खुद वो मौजूद थे, मगर नूरुल हुदा अपनी मसरूफियात की वजह से उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे, और बाबा जान क्योंकि रिटायर्ड थे मगर अलग थलग रहना पसंद करते थे। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी जाने से उसकी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी और फिर शायद उसकी जज्बातियत भी ख़त्म हो जाए, मगर उससे फ़ौरन ही उनके ख्याल को मुस्तरद कर दिया। बीए कर लिया है, काफ़ी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये क्या बात हुई? वो टोक कर बोले, बस। कुछ समझ नहीं आया तो उससे कंधे उचका दिए। बस क्या? वो कभी कभार ही बड़े बनकर रोब झाड़ते थे और जब ऐसा करते बड़े आराम से मरगूब हो जाती, जैसे अभी हो गई थी। वो उसी लहजे में बोले, मेरा ख्याल है एडमिशन तो ओपन हो चुके होंगे, मैं किसी दिन फॉर्म ले आऊँगा, तुम बस फिल कर देना। मगर हादी भाई, मुझे आगे नहीं पढ़ना। वो मिनमिनाई। क्यों? उनका अंदाज हनूस वही था। मुझे कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मासूम सा अंदाज था। नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। फिर क्या अच्छा लगता है? बताऊं? वो उसी भोलेपन से जोश में बोली, फिर उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर शुरू हो गई। उसे सर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखा और कहा, मुझे आसमान को देखना अच्छा लगता है। उसमें उड़ते बादल और परिंदों की चहकार, सूरज की किरणें और चांद की चांदनी, फूल, तितली, खुशबू, सहरा में बहती हवा की आवाज़, समंदर की लहरें, सर्दियों का मौसम। बोलते बोलते वो अचानक हंस पड़ी, फिर उन्हें देखकर बोली, हादी भाई, मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है। वो हंस पड़े, मगर वो एकदम से चुप होकर कुछ सोचने लगी थी। फिर उससे कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर घास पर बाबा जान के कदमों में बैठ गई, जो लाताल्लुक से अखबार में गुम थे। उन्हें मुतवज्जा करने के लिए उससे अपने हाथ असर फरूकी के घुटने पर रख दिए। उन्होंने अखबार हटाकर उसे देखा। बाबा जान, आर्ट कौंसिल में नो आमोस मुसव्वरों की पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। मैंने भी अपना नाम दिया था और पता है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से
3 दिन की नुमाइश है, आप आएंगे ना? जोश में बोलते आखिर में उसका लहजा मिन्नत भरा हो गया था। तुम जानती हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं। उन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया था। उसी से हौसला पकड़कर वो बोली, मगर थोड़ी देर को तो जा सकते हैं बाबा जान। ये मेरी पहली एग्जीबिशन है और इस बहाने आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं, इस बार मैंने स्टिल लाइफ और लैंडस्केपिंग के अलावा सीस्केप भी बनाए हैं। और कैलीग्राफी तो मैंने पहली बार ही की है। पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए कैनवस बना लिए हैं और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मकसूद है तो आज ही एक नशिस्त तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं, लेकिन मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊँगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी पुरहजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था और अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारते घर ही तक महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबा जान उसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चले जाने की हामी भर लेते। नूरुल हुदा ने तासुब से सोचकर उसे देखा। उसने अपनी आंखें झुका रखी थीं, फिर भी उसकी पलकों पर लरस से आंसू नूरुल हुदा को साफ नजर आए थे। नूरुल हुदा बेचैन होकर उठे और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर टेबल पर रख के उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से निकाला और उठकर यूं ही रूह फेरे अंदर की तरफ बढ़ गई। जुतू समेत बेड पर चित लेटे नूरुल हुदा को अपनी कनपट्टियों पर नमी का एहसास हुआ। वो उठ बैठे, अपने चेहरे पर से आंसुओं को साफ करके हाथ अपनी आंखों के सामने किया और पोरों पर ठहरी नमी को देखने लगे। जो तुम आज यहाँ होती तो देखती कि जो आंसू तुम्हारी आंखों से ना बह सके वो 27 सालों से मेरा चेहरा भिगो रहे हैं। बेबस तो नहीं तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। सबका हौसला बढ़ा लेना, आंसुओं को कहीं छुपा लेना, कांपती टूटती सदाओं को चुप की चादर से ढांप कर रखना, बेसबब भी कभी हंसना जब हो बात कोई तलखी की, मौज़ूए गुफ्तगू बदल देना। बेसबब तो नहीं तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। वो थके थके से उठे और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पोर्च की तेज रोशनी में तानिया बार बार हॉर्न बजा रही थी। फिर असर फारूकी चंद लम्हों बाद अपने पोतों के साथ नजर आए। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की ज़रूरत क्यों होती है? फ्रंट डोर खोलकर बैठे असर फारूकी को देखकर उन्होंने सोचा था। हाथ में बुके पकड़े ताने ने अस्पताल के इंफॉर्मेशन काउंटर पर शयान के फादर का नाम बताकर उनका रूम नंबर पूछा। रूम नंबर 5। दुबली पतली लड़की ने कंप्यूटर से चेक करके उसे बताया। थैंक्स कहकर तानिया लिफ्ट की तरफ आई। लिफ्ट से निकलते ही तानिया को सामने से फायसा आती न दिखाई दी। पास आने पर वो बोली, कहाँ जा रही हो? घर, फायसा ने जवाब देकर पूछा। मगर परसों क्या हुआ था? थोड़ी देर का कहकर तुम तो गायब ही हो गई। एक ज़रूरी काम याद आ गया था, उससे कहा। फायसा घर जाने का इरादा तर्क करके उसके साथ ही चलते हुए रूम में आ गई। पहला कदम कमरे में रखते ही तानी ने शायान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर जानबूझकर नज़रअंदाज करके वो बेड पर लेटे शख्स की तरफ आ गई। बेड के साथ ही रखी मेज़ पर बुके रखकर उसे हल्की आवाज़ में पूछा, इनकी तबीयत अब कैसी है? काफ़ी बेहतर है। अपने पीछे से शायान की भारी आवाज़ सुनकर वो संभल कर पलटी, कोशिश करके हैरान होते हुए बोली, तुम? फिर कसर मुस्कुराई, सॉरी मैंने तुम्हें नहीं देखा। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी सब्ज आंखों वाली औरत पर पड़ी। उसने फ़ौरन उन्हें सलाम किया और फायसा की तरफ देखने लगी कि उनका तारुफ करवाएगी। खुद से वो समझ नहीं सकी थी कि वह शयान की मदर है या कोई रिश्तेदार। ऐसा ही सवाल तानिया के लिए उनकी आंखों में था। फायसा ने दांस्ता इन सवालों से आंख चुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ हमारी आवाज़ से अंकल की नींद खराब होगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई तो तानिया और शायान भी आगे पीछे बाहर आ गए। तानिया फायसा के साथ ही बेंच पर बैठ गई। शायान दीवार से कमर टिकाए सामने खड़ा था। इतनी देर में पहली बार तानिया ने उसकी तरफ देखा। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहने उसका हुलिया रफ्सा था। काले बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे। शेव पड़ी हुई थी और आंखों के नीचे हल्के नजर आ रहे थे। अपने फादर के लिए बहुत परेशान है। तानिया ने दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की। बहुत अपसेट हो? आखिर उससे बात शुरू की। अब वो मेरी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर उनकी तकलीफ़ नहीं। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे, तानिया ने दिल से कहा। आजकल क्या कर रही हो? वो बात बदलने को बोला। कुछ हाथ नहीं। तो करो ना, और कितना इंतज़ार करवाओगी? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। शादी की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया है, करियर के पीछे ही पड़ गई हो, वरना मेरा ख्याल था
MBA की डिग्रियां मिलते ही तुम दोनों डोली में बैठ जाओगी। जानबूझकर उससे ये टॉपिक शुरू किया था। इस ख्याल से तानिया को उस पर गुस्सा आने लगा। फायसा भी कुछ चिढ़ गई। तुम अपना ख्याल छोड़ो और अंकल का ख्याल करो। कितना अरमान है उन्हें तुम्हारे सर पर सेहरा देखने का। यूं भी उम्र में तुम हम दोनों से 2-3 साल बड़े ही हो। पहले तुम्हारी शादी होगी, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। मैं इसकी शादी तक इंतज़ार नहीं करने वाली। मतलब? फायसा ने पूछा। मैं शादी कर रही हूँ। वो गुस्से में बिना सोचे समझे ही बोल गई। ज़बरदस्त। शयान की आवाज़ पर उसने उसकी तरफ देखा। अगर कोई उम्मीद तान्या के दिल में थी भी तो इस वक्त ख़त्म हो गई। शयान के चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। कब कर रही हो शादी? बहुत जल्द। वो जज्बस होकर बोली। शादी में बुलाओगी ना? ऑफ कोर्स, और भला मेरी शादी तुम्हारे बिना हो सकती है? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली तो शयान बस उसे देख कर रह गया। फिर वो फ़ौरन ही उठ गई। अच्छा फायसा, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, मैं शाम को फ़ोन करूँगी। बाय। वो कहकर शयान की तरफ देखे बगैर तेज़ी से चलती लिफ्ट का इंतज़ार करने की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर गई। शयान कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा उसे लम्हा लम्हा खुद से दूर जाता देख रहा था। फायसा उठकर उसके पास आकर बोली, कभी कभी मुझे लगता है शयान, तुमने कभी तानिया से मोहब्बत की ही नहीं। उसकी आवाज़ में तपिश महसूस करके शयान ने उसे देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मोहब्बत करता हूँ इसीलिए तो। फिर होंठ काट कर बीच में ही चुप हो गया। तब तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं तरस आना चाहिए। मोहब्बत से डर जाने वाले कमज़ोर शख्स पर तरस ही आ सकता है। बोलकर वो रुकी नहीं, एक झटके से आगे बढ़ गई और शयान शकस्सा से अंदाज में वहीं बेंच पर बैठ गया। एंट्रेंस से अंदर पैर रखते ही तानिया ने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों को सुना। वो वहीं रुक गई। अंदर मरियम के मेहमान आए बैठे थे। अंदर से आती आवाज़ों से उसने अंदाज़ा लगाया कि अरूसा भी ड्राइंग रूम में मौजूद थी, मगर वो इस वक्त किसी मेल मिलाप के मूड में नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और लॉन्च की सीढ़ियाँ ठीक ड्राइंग रूम के सामने थीं और यही सीढ़ियाँ उस सीने तक जाती थीं जिस पर तानिया का कमरा था। अब अगर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों तक आती तो खुले दरवाजे से उसे देखा जा सकता था। तानी ने कुछ सोचकर दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गई। लॉन का चक्कर काटकर वो किस्से फारूकी के पिछले हिस्से की तरफ निकल आई। अब उसके सामने स्याह अपनूस का बेहद लंबा और काफ़ी चौड़ा मुनक्किश दरवाज़ा था, मगर इस दरवाजे के दोनों पट्टों को पकड़कर धकेलते हुए तानिया को कुछ ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही तानिया पर जैसे तलिस्म में होशरुबा का कोई बाप खुला था। कम से कम तानिया को ये जगह किसी जादू नगरी की तरह ही लगा करती थी। किस्से फारूकी का ये पोर्शन बाकी घर से अलग थलग था और तकरीबन ना इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने एक कदम उठाया और वसी हॉल में आ गई। हॉल के दोनों जानिब आमने सामने दो दरवाजे थे। बाईं तरफ का दरवाज़ा डाइनिंग रूम में खुलता था, जिसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था जो राहदारी से जुड़ा था, जिसके आगे लॉन्च था। दूसरा दाएं जानिब का दरवाज़ा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम और उससे आगे लॉन्च था। लॉन्च में बाएं जानिब असर फारूकी का कमरा था और उसके साथ ही लाइब्रेरी से मौलिक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रिहायशी कमरे थे और दाएं जानिब से ही सीढ़ियाँ ऊपर के कॉरिडोर तक जाती थीं, जहाँ दोनों जानिब कमरों की कितारें थीं। यानी अगर कोई इस हॉल के एक दरवाजे से निकलता तो पूरे कस्से फारूकी का चक्कर काट कर वापस यहीं आ पहुँचता। इस पोर्शन की यह अनोखी खसूसियत थी कि वो बेक वक्त घर के हर हिस्से से जुड़ा भी था और पूरे घर से अलग भी था। हॉल के दखली दरवाजे के सामने तपेस कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आरामदेह फर्नीचर उसे निशिस्का का रूप दे रहा था। दाएं तरफ की दीवारों पर बड़ा सा आईना था, जिस पर आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज़ के साथ दो कुर्सियाँ थीं, जबकि हॉल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स आवेजा थीं और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक के सेत में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियाँ थीं, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था, जिस पर घूमने वाले डायलर के साथ पुराने तर्ज का फ़ोन रखा था, मगर उस फ़ोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी सीने के सामने एक दरवाज़ा था, जिसके दोनों पटों से लटकती जंजीर में ताला लगा था। तानी ने हमेशा ये सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। ये जगह इतनी कोशीदा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज़्यादा था कि सीने वाले कमरे की बैल्कोनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानिब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बैल्कोनी की मौजूदगी काफ़ी हैरानकुन थी, जबकि बैल्कोनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से विंड चाइम्स लटक रहे थे, जिनका मधुर संगीत चांदी रात में महफूज कर दिया करता था। और इजाफी हैरत की बात तो ये थी
कि बैल्कनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग ग्लोरी की खूबसूरत बेल हरी भरी थी, लेकिन तान्या ने कभी किसी को उन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो पूछना ही बेकार था, मगर नूसुर से भी एक आध बार इसने जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी उस कमरे में नहीं गए। उस हॉल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीने की रेलिंग, हद तो ये कि तमाम फर्नीचर भी मुनक्किश आबनूसी लकड़ी का था। यूं तो सारा किस्सा फारूकी ही सफ़ेद संगमरमर से बना था, मगर स्याह और सफ़ेद का ये पुरकशिश इम्तिजाज घर के किसी और हिस्से में नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रेनोवेशन तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाईं तरफ के दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकंड से लगे थे, मगर उसे यूं लगा जैसे एक ओहद से गुजर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले उसने डाइनिंग रूम से आती आवाज़ पर ध्यान दिया। वो सब बदस्तूर गपशप में मसरूफ थे। तानिया इत्मीनान से अज़ा फारूकी के कमरे तक आई और दस्तक देने वाली थी कि किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने कमरे में नहीं हैं। तानिया ने मुड़कर बहादुर को देखा, जो ड्राइंग रूम में चाय लेकर जाता उसे देखकर रुक गया था। कहाँ गए हैं? उसने पूछा। ज़मीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीवी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने उसे जाने को कहा, फिर खुद ही उसे आवाज़ देकर रोक लिया। बहादुर। जी तानिया बीवी। वो रोबोट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादा जान के कमरे में हूँ। ठीक है जी। वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो वो यूं ही खड़ी रही, जैसे सोच रही हो अब क्या करे। फिर उसने हैंडबैग बेड पर डाला और खुद भी जूते उतार कर आराम से लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ था नहीं। वो यूं ही उस तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर किसी 19-20 साल की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप थी। कुशीदा पेशानी पर तीखे आबरू कुमान की तरह काटदार थे। बड़ी बनी सुनहरी माइल गुलाफी आंखें, जिन पर खमदार पलकों की घनी झालर थी। सतुआ नाक, गाल सुर्खी माइल भरे भरे थे। होंठ कुदास और थोड़ी कदरे बारीक थी। चेहरे की रंगत कुन्नी थी, जिसके अतराफ में शहद जैसी रंगत वाले सिल्की लंबे बाल बिखरे हुए थे। कानों में मोतियों के आवे से लटक रहे थे और कंधों पर बड़ा सफ़ेद दुपट्टा भी नजर आ रहा था। वो जो भी थी, बिलाशुबा हसीन थी, मगर हुस्न भी तो दो तरह का होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखें चुनते आ जाती हैं, क्योंकि कुछ और नजर ही नहीं आता। फिर जब वो आंखों से ओझल हो जाते हैं तो ज़हन यूं हड़बड़ाकर जागता है जैसे नींद से जागा हो। फिर जितनी बार उन्हें देखा जाए अपनी कशिश खोते जाते हैं। अलबत्ता कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आंखों को चुंधियाते नहीं, भान लेते हैं यूं कि फिर किसी और की तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता। फिर चाहे वो आंखों से ओझल हो जाए, उनका असर बाकी रहता है और जितनी बार वो सामने आए लगता है पहली बार देख रहे हों। उस लड़की का चेहरा भी उन चेहरों में से था जिनसे नज़र नहीं हटती, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब तान्या की नज़र नहीं हट रही थी। तान्या ने कई बार देखा था कैसा फारूकी किसी बुत की तरह बैठे घंटों इस तस्वीर को तका करते थे। उनकी महवियत पर तान्या को हैरत हुआ करती थी, लेकिन अब खुद उस तस्वीर को देखते हुए बिल्कुल मखूफ हो चुकी थी। मगर उसकी महवियत की वजह महज उस लड़की का हुस्न नहीं था। तान्या ने वो तस्वीर तो सैकड़ों बार देखी थी, मगर तस्वीर वाली को कभी नहीं देखा था। फिर भी पता नहीं क्यों उसे ये चेहरा बहुत मानूस लगता था। उसके जहन में वो सवाल सर उठा रहे थे जो बचपन में उस तस्वीर को देखकर उसके जहन में आते थे। वो कौन है? उसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी है? उसका इस घर के मकीनों से क्या ताल्लुक़ है? मगर तानिया जानती थी कि इन सवालों को सोच लेना जितना आसान है, उनके जवाब जान पाना उतना ही मुश्किल। उसे याद था, एक बार जब वो बहुत छोटी थी तो उससे मरियम से पूछा था, मामा, वो लड़की कौन है जिसकी तस्वीर दादा जान के कमरे में लगी है? तुम्हें उसके बारे में जानना है? वो एकदम गैसो गप से बोली। तान्या ने चाहा इनकार कर दे, मगर नन्ही सी बच्ची सहम कर हाँ में सर हिला बैठी। फिर क्या था, मरियम ने झपट कर उसका बाजू अपनी ऐनी गिरफ्त में ले लिया और उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नूरुल हुदा ने मरियम को इस हरकत पर डांटा और कोने में खड़ी दहशत से कांपती तान्या के पास आए। वो इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि रो भी नहीं पा रही थी और रोने की कोशिश में उसके हलक से लायानी आवाज़ से निकल रही थी। 5-6 साल की बच्ची को गोद में उठाकर वो सोफे पर आ बैठे। कितनी ही देर तक नूरुल हुदा उसे अपने सीने से लगाए थपकते रहे। वो
कभी उसके बाल में उंगलियां चलाते, कभी उसके मसले हुए गालों पर प्यार करते। बहुत देर बाद कहीं जाकर वो नॉर्मल हुई थी और उसके जहन में खौफ बैठ चुका था। फिर कुछ दिन बाद असर फारूकी ने उसे बहुत नरमी से समझाया था कि वो कभी तस्वीर वाली लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगी। उसका खौफ कुछ और गहरा हो गया। फिर उसने खौफ के मारे कभी उस लड़की का जिक्र नहीं किया। वक्त के साथ साथ तानिया का खौफ तो ख़त्म हो गया, मगर वो ये भी समझ गई कि वो लड़की चाहे जो भी हो, उसका जिक्र शजर ममनुआ है। फिर ऐसे सवाल करने का क्या फ़ायदा जिनका जवाब न मिले। ये सोचकर उससे कभी उस लड़की के बारे में अपने जहन में तजस्सुस पैदा ही नहीं होने दिया। भला अगर दादा जान के कमरे में किसी लड़की की तस्वीर लगी है तो लगी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। एकदम से तानिया को एहसास हुआ जैसे वो उस लड़की के बारे में सोचकर अपना वक्त ज़ाया कर रही है। वो बेजारी से रूह बदल कर उठ बैठी। कोई फ़ायदा नहीं, कोई कभी नहीं बताएगा कि ये कौन है। उसने कोफत से अपना सर झटका और बेड से उठने ही वाली थी कि ठटक कर रुक गई। उसकी नज़र दादा जान की स्टडी टेबल पर रखी रेड डायरी पर इत्फाकन ही पड़ गई थी। लोग डायरी लिखते हैं, मगर उसने दादा जान को हमेशा डायरी पढ़ते देखा था। देखूं तो इस डायरी में क्या लिखा है। उसके अंदर तजस्सुस जागा। टेबल से डायरी उठाकर वो दोबारा बेड पर आ बैठी। तकिया रखकर नीम दराज हुई और डायरी का पहला सफ़ा खोलकर पढ़ने लगी।